देखो, हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र की पढ़ाई कर रहे थे। जिस कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि SO2 गैस किस तरीके से प्रिपेयर होती है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग आपके सेकेंड कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में, दैट इज H2SO4। अब देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसके यूजेस क्या है, ऑब्वियस है मुझे वो सब कुछ तुमको बताने हैं। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर H2SO4 की पढ़ाई को दो पार्ट में स्प्लिट कर रही हूँ। दो पार्ट्स में हम लोग इस पर्टिकुलर H2SO4 के कंपाउंड को स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने SO2 की जो पढ़ाई थी वो एक ही बार में कंप्लीट करा दी थी कि एक ही क्लास में 1 घंटे के वीडियो में पूरा का पूरा एक ही बार में पढ़ा के ख़त्म किया। बट H2SO4 की पढ़ाई को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। जो पहला पार्ट होगा इसमें हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन की, कि H2SO4 को प्रिपरेशन मतलब तैयार कैसे किया जाता है। दूसरा पार्ट जो होगा, दूसरे पार्ट में हम लोग बातचीत करेंगे H2SO4 के स्ट्रक्चर की, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है ना, उसके यूजेस क्या हैं, और साथ ही साथ में वो किसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, रिएक्टिविटी। ये हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा पढ़ाई करने का। तो आज की क्लास में हम लोग H2SO4 की प्रिपरेशन के साथ अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि H2SO4 को प्रिपेयर कैसे करवाया जाता है। तो उसके लिए तुम्हें पुरानी क्लासेस के कुछ भूले बिसरे कंसेप्ट्स रिवाइज होने चाहिए। पुरानी क्लासेस के मतलब जस्ट इससे पहला वाला जो हमने वीडियो लेसन सीखा है ना, SO2 का। तो सबसे पहला पॉइंट मैं तुम्हें बता दूं कि H2SO4 की प्रिपरेशन को केमिस्ट्री की दुनिया में एक बहुत ही प्यारा नाम दिया जाता है। इसे कहा जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? वी कॉल्ड इट एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग को क्या नाम देते हैं और किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग को किस नाम से पुकारते हैं। तो हमारा जो 12th का सिलेबस है, 11th का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, इसमें हम लोग सिर्फ दो ही प्रिपरेशंस पढ़ते हैं। एक प्रिपरेशन हम लोग पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसे मैंने अभी बताया कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, और एक प्रिपरेशन हम लोग पढ़ते हैं अमोनिया की, जिसे हम लोग हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। खैर ये वैसे तो पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, या आप अगर खुद भी रीड करते हैं बुक तो आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। बट क्योंकि ये वाला सेक्शन बोर्ड्स में है तो इसलिए मैंने सोचा इसको पढ़ा दिया जाए, बेटर रहेगा, रट्टा मारने में आसानी होगी। खैर अब देखो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है क्या, इसके कुछ स्टेप्स हैं, आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, और उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको फाइनली H2SO4 मिलेगा। बट इन स्टेप्स को फॉलो करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया, कुछ भूली बिसरी यादें पुरानी क्लासेस की तुम्हारे दिमाग में फीड होनी चाहिए, तो काम आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात ये, वी नीड SO2 गैस। हम लोगों को क्या चाहिए है? SO2 गैस चाहिए, पहली चीज़। अब SO2 गैस आएगी कहाँ से? अगर मैंने तुमसे कह दिया कि चलो आज करके हम लेट्स से एक आलू पराठा बनाते हैं, तो तुम मुझे ये बोलोगे, अच्छा, मैं तुम्हें बोलूँगी अच्छा चलो ठीक है बनाते हैं, लेकिन उसके लिए अपन को आलू चाहिए होंगे, राइट, या फिर आटा चाहिए होगा। तो अगर आपको H2SO4 बनाना है तो आपके पास SO2 गैस का होना आवश्यक है। बिना SO2 गैस के आप H2SO4 नहीं बना सकते। अब आपका क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो वी नीड वाला टॉपिक है कि हमको H2SO4 होना, ये हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होगी? हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस H2SO4? हम ये H2SO4 कहाँ से, मतलब बनाने के लिए SO2 को कहाँ से लाएं? तो अगर तुम्हें पुरानी क्लास याद है तो तुम्हें शायद पता होगा, मैंने बताया था, आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए जिसके अंदर सल्फर हो, आप उसको जला दीजिए, SO2 निकलेगी, कलेक्ट कर लो, आ गई SO2, है ना। आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या मौजूद हो, जिसके अंदर सल्फर मौजूद हो, एनी कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, आप उसको ऑक्सीजन दे दीजिए, है ना, SO2 बना लेगा वो मज़े से।
लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड का एक ड्रॉबैक है। मान के चलो कल को मैं टायर लेकर आती हूँ, जो कि गलत है जलाना, बट समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, उसको मैंने जला दिया, SO2 मिल गई, मैंने कलेक्ट कर लिया, बट जब मैं उस टायर को जलाऊंगी तो कुछ दूसरे अदर केमिकल्स जो उस टायर के अंदर है वो भी तो बर्न होंगे। उनका मैं क्या करूँगी? वो बर्न होके एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, क्योंकि वो मेरे किसी यूज़ के नहीं है। तो इनडायरेक्टली मैं H2SO4 को बनाने के लिए जो SO2 ला रही हूँ किसी भी कंपाउंड को जलाकर, इज़ नॉट अ फ्रेंडली मैथड। ये एक अच्छी फ्रेंडली मैथड नहीं है, क्योंकि इसमें आप पोल्यूशन क्या कर रहे हो और क्रिएट कर रहे हो। अगर आप मुझे ये बोलोगे कि मैडम ऐसे एक काम करो, आप एक ऐसा कंपाउंड ले लो जिसमें सिर्फ सल्फर हो, मतलब बेसिकली आप सल्फर को लेकर आओ और सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ, SO2 बन जाएगी, ऐसे में कोई पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है और अच्छे से मैडम आपको से SO2 भी मिल गई। बट ये भी एक गलत मेथड है। किया जा सकता है, हमें क्योंकि SO2 से मतलब है ना, लेकिन ये भी एक गलत तरीका है। रीज़न, सल्फर कोई भाजी या फ्रूट तो है नहीं कि उसके बीज डाले 2 महीने बाद पेड़ उगा, पेड़ के अंदर से भाजी तोड़कर लाकर मैंने सल्फर को तुम्हें दे दिया, ऐसा तो नहीं है ना। सल्फर उगता नहीं है। कोई भी एलिमेंट धरती के अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, धरती के अंदर, और धरती से उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसको साइंस में मेटलर्जी कहते हैं। और अगर थोड़ी बहुत भी बेसिक मेटलर्जी क्लास 10th में पढ़े हो तो इतना तुमको अच्छे से पता होगा बेसिक मेटलर्जी के अंतर्गत कि वो बेसिक मेटलर्जी कहती है कि इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाने में बहुत मेहनत लगती है ना। हमें उसकी मतलब इनडायरेक्टली ऐसा कि आपको जिस ओर से उस सल्फर को निकालना है, जहाँ से आपको सल्फर निकालना है, आपको पहले उस ओर को एक्सट्रैक्ट करो, उसे क्लीन करो, उसे कंसनट्रेट करो, उसकी रिफाइनिंग करो, उसका ये करो, उसका वो करो। मतलब खुद सल्फर को प्रोड्यूस करना एक बहुत इकोनॉमिकल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बीज लाया, सल्फर निकाला, तोड़ा और लाके जला दिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए आप पैसा खर्च करते हो सल्फर को निकालने के लिए, और फिर बाद में उसी सल्फर को जला के SO2 बना रहे हो। ये तो मतलब बेवकूफ़ी हो गई। इनडायरेक्टली तुमने पैसे कमाए और उसी पैसों को जला दिया, ये उस तरीके की बातचीत हो गई। फिर मैडम हम SO2 कहाँ से लाएं? अब देखो, SO2 लाने के लिए जो बेस्ट चीज़ होती है वो बेस्ट चीज़ होती है तीसरा तरीका। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। मैं तुम्हें लगे तो एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हम लोग जब घर बनाते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, ईंट आती है, ईंट, जैसे इंग्लिश में BRICK, ब्रिक कहते हैं। ईंट आपने 2 प्रकार की देखी होगी, एक लाल ईंट जो आप सदियों से देखते आ रहे हैं, और एक आजकल और चलन में आती है ग्रे कलर की ईंट, है ना। हम जब छोटे थे, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ बेसिकली, तो मुझे लगता था कि अच्छा वो एक सीमेंट की ईंट है, बराबर कि सीमेंट की शेप की वो ईंट है। बट तुम्हें पता है वो एक सीमेंट शेप की ईंट नहीं होती है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। एक सेमिनार था जिसको मैंने अटेंड किया था, लोग अपना अपना प्रोजेक्ट लेकर आए थे, उसमें मैं वो विजिट करने गई थी। आपका हुआ था वो दीक्षा भूमि के ऑडिटोरियम में। तो वहाँ एक लड़की थी आपके VNIT नागपुर की। उन्होंने क्या किया सुनो, वो जो सीमेंट की ब्रिक, जो इसमें सीमेंट होता है कुछ प्रपोर्शन में, उन्होंने पता है क्या किया, अपने नागपुर में कोराडी पावर प्लांट है, सभी को पता होगा, इट इज़ अ थर्मल पावर प्लांट, है ना। उसमें बिजली बनाई जाती है कोयले को जलाकर, या वट एवर प्रोसेस में नहीं घुसेंगे हम लोग। उस दौरान बहुत सारा पता है ऐश क्रिएट होता है। अब ऐसे में अगर वो ऐश को छोड़ दिया जाए तो वो एक पोल्यूटेंट के तौर पे काम करता है हवा के लिए। मतलब सोचो तुम ब्रीथ इन कर रहे हो, तुम्हारे सीने मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऐश जा रही है, कितना गंदा है। दूसरा, अगर आप उसे हवा में ना छोड़ें, आप उसे गड्ढे बनाकर उसको ज़मीन में दफना दें, तो एक तरीके से आप ये कर रहे हो कि ज़मीन के अंदर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो क्या करें उस ऐश का, क्योंकि बिजली तो बनानी है, कोयला तो जलाना है, ऐश तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। आप क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर ऐश से ईंटा बना दिया। कैसे बनाया उसका मैं एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं लिख के दे रही हूँ यहाँ पे। इससे फायदे क्या हुए? 2 फायदे। पहला, वो जो ऐश एक पोल्यूटेंट के जैसे एक्ट करती, आप जब उसे ईंटे में कन्वर्ट कर दे रहे हो तो वही पर्टिकुलर ईंटा आप अपनी दीवार में लगा रहे हो
और दीवार तो मतलब एक परमानेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, वो तो कहीं जाएगी नहीं आपकी, और वो पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करेगी। तो इस तरीके से आपका ईटा का ईटा बन गया, पोल्यूशन का पोल्यूशन घट गया। प्लस वो जो ईटा आया था उसका उन्होंने डेमो दिखाया था हमारे सामने ही, और जो एक रेड कलर का उन्होंने ब्रिक लिया था, जो कि आपके से रहता है ना, जैसे आप टीवी में देखते हो सीमेंट के ऐड आते हैं, अल्ट्रा सीमेंट, ये सीमेंट वो सीमेंट, वैसे ईंटों में भी क्वालिटी होती है। तो उन्होंने दिखाया था कि देखिए हम इस पर्टिकुलर ब्रांड की ईंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे पूरे इंडिया में या लेट्स से महाराष्ट्र में बेस्ट माना जाता है, वर्सेस ये हमारे द्वारा बनाई हुई ईंट। और उसके उन्होंने टेस्ट किए, जैसे गाड़ियों के टेस्ट होते हैं ना, कार वगैरह के टेस्ट होते हैं, सेफ्टी मेजरमेंट की इसका इतना स्टार, इतना स्टार, उतना स्टार, व्हाटएवर। तो वैसे ही उन्होंने भी टेस्ट करके दिखाया हमारे सामने सेमिनार में। मतलब 1000-2000 लोग आए थे उस चीज़ को देखने के लिए, बहुत ग्रैंड लेवल पे महाराष्ट्र में का वो सेमिनार था। खैर, तो उन्होंने हमारे सामने डेमो दिखाया कि ये जो हमारी ऐश से बनाई हुई है ये ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू वॉट आप लोगों का ये रेड वाली जो आप सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं। तो एक ऊपर से इसकी जो लागत है, मतलब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम है एज़ कम्पेयर टू रेड वाली, प्लस पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। तो सोचो आपने मतलब बेसिकली एक पोल्यूटेंट उसको यूज़ कर लिया ये बहुत अच्छी चीज़ बनाने में। बताओ, ईंटे के अलावा उन्होंने और भी ऑप्शन दिए थे, जैसे आप सब जानते हो कि रेत नदियों से निकलती है। अब रेत का एक बहुत बड़ा माफिया एक्चुअली काम करता है, और अगर हम नदियों से उनकी रेत एक्सट्रैक्ट करते रहे तो वो भी बेकार है, तुम सब जानते हो। इसलिए रेत की कीमत मतलब क्या हो रही है, समय के साथ साथ बढ़ रही है। कंस्ट्रक्शन अगर तुम कराने जाओ अपने घर का तो बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, रेत, गिट्टी, ईटा, ये सब क्या है, कॉस्टली अफेयर्स है। ठीक है, क्यों कॉस्टली है? तो ऐसे में उन्होंने उसी ऐश को रेती में कन्वर्ट किया था और बताया था कि देखिए इसके एब्जॉर्ब होने की एबिलिटी, बहुत कुछ था उनका। तो खैर मैं डिटेल में उस सेमिनार का तो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो एक पॉल्यूटेंट निकल रहा था जो कि बेकार था, जो कि और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक था, उन्होंने उसी पॉल्यूटेंट को रीयूज़ करके एक बेनिफिट या बेनिफिशियल चीज़ में कन्वर्ट किया। तो सिमिलरली जब भी आप किसी सल्फाइड ओर को, जैसे होता है ना गैलीना, आई थिंक सभी को पता है गैलीना किसे कहते हैं। 2 मिनट, रॉबी भौंक रहा है, ठीक है। गैलीना आई थिंक सभी को पता है, PbS को गैलीना कहा जाता है। ये एक सल्फाइड का ओर है, ठीक है। पायराइट इसको कहा जाता है FeS2, ये एक सल्फाइड का ओर है, मतलब आयरन का ओर है बेसिकली, बट कंटेनिंग सल्फाइड वॉटेवर। इन ओर के अंदर से मान के चलो कल को तुम्हें इच्छा हुई, मैडम चलिए ना आयरन निकालते हैं, मेटलर्जी वाले लोग, हाँ चलो चलो आयरन निकालते हैं। तो इस आयरन निकालने की प्रोसेस में जो उनकी सबसे पहली स्टेप होगी वो ये होगी, ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाना, जिसे केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है रोस्टिंग। अच्छा, तो ऐसा करने से आयरन मिल जाएगा क्या? ऐसा करने से आयरन नहीं मिलेगा। आयरन लेकिन कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2O3 में, और साथ में निकलेगी SO2 गैस। अब जिस बंदे को आयरन चाहिए वो SO2 गैस को फेंक देगा, ए हट SO2, मेरे को तेरे से कोई काम नहीं है, और वो Fe2O3 को रख लेगा, और Fe2O3 के साथ सिर्फ फर्दर रिएक्शंस करवाएगा और Fe को निकालेगा, रिफाइन करेगा और मार्केट में लोहा आ जाएगा। लेकिन मैडम इस प्रोसेस में जो SO2 निकला उसका क्या किया? अब देखो, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप या तो इस SO2 गैस को उसी ईंटे वाले एग्जाम्पल के जैसे आप रीयूज़ कर दो, या फिर आप इसको रिफ्यूज़ कर दो, ठीक है, यानी कि उसको फेंक दो एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर आपने इसको रिफ्यूज़ किया, ठीक है, अगर आपने SO2 गैस को चिमनी के वाया एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, आप देखते हो ना कई फैक्ट्री से गंदा गंदा धुआं निकलता है और वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। तो अगर आपने SO2 गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, तो मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया कि SO2 H2O से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके बना लेगा सल्फ्यूरस एसिड, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आगे जाके किस चीज़ के लिए? एसिड रेन के लिए। तो इसको इस तरीके से एटमॉस्फेयर से छोड़ना गलत है, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सट्रैक्शन होता है। तुम देखो ना हमारी डे टू डे लाइफ में लोहा हर जगह है, तो इतना सारा लोहा हर साल आता कहाँ से? एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
और इतना सारा लोहा अगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो फिर SO2 भी बहुत सारी निकलती होगी, समझ रहे हो। तो इस SO2 को वो लोग क्या करते हैं, रीयूज़ करते हैं। रीयूज़ इन द सेंस वो इस SO2 को कलेक्ट करते हैं और इस SO2 को कलेक्ट करके सिलेंडर में भर के वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, उन पर्टिकुलर फैक्ट्रीज़ में, उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल यूनिट में जहाँ पे H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे H2SO4 प्रिपेयर किया जा रहा है, वहाँ पर भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि H2SO4 को प्रिपेयर करने वालों को क्या चाहिए, SO2 चाहिए। ये SO2 उनके काम आ गई, बताओ। तो रीयूज़ भी हो गया और एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन नहीं गया, राइट। तो इसीलिए जब भी आप अपनी किताबें पढ़ेंगे आपको कई बार उसमें ऐसा देखने को मिलेगा कि हम लोग जो सबसे पहली स्टेप होती है, स्टेप नंबर 1, वो हमको चाहिए होता है एक SO2 गैस। तो SO2 गैस के लिए हम लोग क्या करते हैं, SO2 गैस के लिए हम लोग ओर्स को हीट करते हैं। तो एक स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम वाई ओनली SO2 गैस, क्यों ओर को ही हीट कर रहे हो आप, ओर के अलावा कहीं और से क्यों नहीं ला रहे हो। तो इसीलिए मैंने इतना डिटेल में बताया कि इसीलिए मैं वहाँ से नहीं ला रही हूँ, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, आपने किसी और को हीट किया। और देखो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि आयरन के ओर से निकलने वाली SO2 गैस अलग है और लेड के गैलिना से निकलने वाली SO2 गैस अलग है, ऐसा नहीं है। SO2 गैस भाई SO2 होती है, चाहे वो कहीं से भी निकले, उसको कोई फर्क ना पड़े, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मैं SO2 हूँ, मैं SO2 थी, मैं SO2 ही रहूँगी। तो एक्चुअली में जो ओर होता है वो पर्टिकुलर ओर को आप हीट करते हो, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने लिया आप लोगों का पायराइट ओर। पायराइट मतलब होता है FeS2, और इस पायराइट ओर को मैंने कंबशन किया, जिसको हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। तो पायराइट ओर अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में निकलेगी SO2 गैस को। ये जो SO2 गैस ऊपर से निकली, इस SO2 गैस को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, आप लोगों का SO2 गैस प्रोड्यूस की, वी विल यूज़ अबोव SO2 गैस। बेसिकली हमारा जो एम था वो SO2 गैस को प्रोड्यूस करना नहीं था, ठीक है। हमारा एम क्या था, आयरन एक्सट्रैक्ट करना या कोई दूसरा एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना। बट हम लोगों को उस प्रोसेस के अंदर SO2 निकलती हुई दिख रही थी, तो हमने क्या सोचा कि अरे यार बर्बाद क्यों करें, इससे अच्छा यूज़ कर लेते हैं। तो हमने उसको कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करके अब हम उस SO2 गैस को क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। चलो बढ़िया है। सिलेंडर में भर के वो SO2 गैस तुम्हारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वो आ गई। मान लो तुम एक H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के मालिक हो और तुम्हारे पास SO2 के कंटेनर्स अभी अभी ट्रक से आपके लोड होकर बाहर आए हैं, अच्छा ठीक है, अनलोड हुए हैं। अब वो जो पर्टिकुलर आप लोगों के पास SO2 गैस आई है, उस SO2 गैस का आप क्या करोगे। अच्छा एक वर्ड और याद रखना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको रोस्टिंग कहा जाता है। अब देखो जो SO2 गैस आप लोगों के पास आती है, इस SO2 गैस के पास होती है इम्प्यूरिटीज़, ठीक है। इस पर्टिकुलर SO2 गैस के पास क्या होती है, इम्प्यूरिटीज़। ये होती है इम्प्योर। जिसने आपको बेची है ये गैस, वो प्योर करके नहीं बेच रहा है आपको। क्यों नहीं बेच रहा है, उसने बोला भाई तेरे को यूज़ करना है तू प्योर कर, मेरे को, मैं तो फेंक रहा था, मैंने सोचा मैं तेरे को दे देता हूँ, तेरे को बेच देता हूँ, थोड़े पैसे मैं कमा लूँगा, थोड़े पैसे तू कमा ले, राइट। ये होती है इम्प्योर। अब तुम्हारे प्लांट में आई, अब तुमको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में जो आपके पास ये इम्प्योर SO2 गैस है जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, इस इम्प्योर SO2 गैस को प्योर SO2 गैस में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब देखो हम लोग इसकी डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे कि मैडम कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कैसे कैसे उन इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ बट जो 2-3 बातें आपके सिलेबस की पार्ट हैं उन पे हम लोग छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान के चलो कहीं आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है, तो आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ को हटाने का ये तरीका, वो तरीका, तो 2-4 तरीकों पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे पहला तरीका, आपके पास जो SO2 गैस आई है, आप उस पर क्या करो, उस गैस पे वाटर को स्प्रिंकल करो। स्प्रिंकल का मतलब समझते हो ना, बेसिक इंग्लिश, छिड़को। तो जब आप SO2 गैस पे वाटर के ड्रॉपलेट्स करवाओगे, थ्रो करवाओगे,
तो जितनी भी हैवी इम्प्यूरिटीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी कौन कौन सी है मैडम हैवी इम्प्यूरिटीज़, वो आपको याद करने की नीड नहीं है। जितनी भी हैवी इम्प्यूरिटीज़ थी वो हैवी इम्प्यूरिटीज़ सेटल डाउन हो जाएंगी और आप उन हैवी इम्प्यूरिटीज़ को क्या कर सकते हो, आप उन हैवी इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव कर सकते हो। तो आपकी हैवी इम्प्यूरिटीज़ हट गई। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि मैडम क्या हमारी SO2 गैस अब प्योर हो गई? तो नहीं भाई, अभी भी SO2 गैस हम लोगों की पूरी तरीके से प्योर नहीं हुई। अब हम लोग पता है क्या करते हैं अब लेकर आते हैं SO2 गैस को कि चलो चलो SO2 गैस, अब हम तुम्हारे अंदर जो बची कुछ इम्प्यूरिटीज़ है अब हम वो हटाएंगे। SO2 बोलती है ठीक है हटा लो। कैसे हटाओगे? तो अब हम कहते हैं कि चलो अब इसमें ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। अब तुम्हें लगेगा कि अरे आप तो H2SO4 प्रिपेयर करने वाले हो और H2SO4 को प्रिपेयर करने के लिए आप H2SO4 को ही यूज़ कर रहे हो। तो यस, हम H2SO4 को यूज़ कर रहे हैं। ये एक ऐसा H2SO4 है जो कि आपके पास पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले से प्रिपेयर्ड है। ये कंसनट्रेटेड H2SO4 आप लोगों का 100% ऑलमोस्ट आप मान के चलिए प्योर रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली H2SO4 है। अब जो 11th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं या कोई भी क्लास का स्टूडेंट है जो कॉलेज में प्रैक्टिकल्स करते हैं, उनके प्रैक्टिकल्स उनको सिखाने के लिए आप ऑब्वियसली वो कॉस्टली H2SO4 तो यूज़ करेंगे नहीं। तो उस कॉस्टली H2SO4 को हम यहाँ यूज़ करते हैं ताकि हम सस्ता H2SO4 बना सकें। ठीक है, ओके। तो ऐसा डालने से क्या होता है? ऐसा डालने से ये होता है कि SO2 जो रहता है वो SO2 का ही रहता है। SO2 में कोई चेंज नहीं आता कंसनट्रेटेड H2SO4 डालने से। बट इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान जो आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक मतलब AS, आर्सेनिक एंड आयरन, इसकी जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो चली जाती हैं। मतलब आपने बेसिकली आयरन और आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, ठीक है, आपने क्या किया, ये पर्टिकुलर स्टेप को यूज़ किया। आपने ये पर्टिकुलर स्टेप यहाँ पे क्या की, आपने यहाँ पे इसको इसीलिए यूज़ किया ताकि आर्सेनिक वाली और आयरन वाली इम्प्योरिटीज़ चली जाए। ठीक है, आर्सेनिक और आयरन वाली इम्प्योरिटीज़ चली जाए। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब आपके पास जो H2SO2 गैस है वो SO2 गैस अब आपकी प्योर है काफ़ी हद तक। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग हमारी स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में आप लोगों को जो अभी अभी ताज़ी ताज़ी प्यारी प्यारी क्या मिली है, आप लोगों को SO2 गैस मिली है। आप इस SO2 गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हो। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी वेल नोन कैटलिस्ट नोन एज V2O5। इस कैटलिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, V2O5। कैटलिस्ट कैसे काम करता है आपको वो सब याद रखने की नीड नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस उसे परमिट नहीं करता। और ये SO2 गैस कन्वर्ट हो जाती है SO3 गैस में, यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड में। ये हो गई स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। मतलब SO2 गैस से डायरेक्ट H2SO4 नहीं बनाया जाता है, SO2 गैस को पहले कन्वर्ट किया जाता है SO3 गैस में। अब आते हैं हम लोग हमारे स्टेप नंबर 4 में। अब आपको कुछ ऐसा करना है, इस SO3 में कुछ ऐसा डालना है कि जिसके डालने की वजह से H2SO4 बन जाए। तो कई लोगों की शैतानी खोपड़ी अभी ऐसी चल रही होगी, चलो मैडम एक काम करो, आप इसमें H2O डाल दो। देखो SO3 और H2O मिलके बना लिए H2SO4, आपका बना लिया मैडम इसने। बट हम ये नहीं करते, ये वाला काम हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ से जो H2SO4 बनेगा वो कोई लिक्विड H2SO4 नहीं बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइट कलर की फ्यूम्स निकलती हैं इस H2SO4 की। और जैसे आप कंटेनर में इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कर रहे हो, एक तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सो हो जाता है, प्लस वो रिएक्ट करने लगता है उस कंटेनर की वॉल्स के साथ या जो अदर चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है विद कंटेनर्स। तो इसीलिए हम इस H2SO4 को इस तरीके से नहीं बनाते। फिर अभी हम क्या करें, हम कौन सा तरीका यूज़ करें? तो अब देखो हम लोग अपना खोपड़ी लगाए। खोपड़ी लगा के हमने ये सोचा कि चलो एक काम करो, जो SO3 था इस SO3 को एक पहले से जो हमारे पास महंगी वाली H2SO4 है उस महंगी वाली H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दो। इस SO3 को किसके साथ रिएक्ट करवा दो? जो आपके पास पहले से महंगी वाली H2SO4 पड़ी है, आप उसके साथ रिएक्ट करवा दो।
जब आप इसको महंगी वाली H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे तब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसका नाम है H2S2O7 और इसे केमिस्ट्री की दुनिया में कहा जाता है ओलियम। कई लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं, बीएससी एमएससी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अगर आप उनसे ओलियम पूछे तो उनको एक ढेला नहीं पता होता ओलियम का फॉर्मूला क्या है। क्यों? क्योंकि अरे सुना था, भूल गए। ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओलियम कहते हैं। ये ओलियम बना। खैर मैं ओलियम पे भी डिस्कशन करूंगी कि अगर मैं एग्जामिनर होती तो इस टॉपिक से मैं सवाल कैसे पूछती, बट इसे ओलियम कहते हैं। अब ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 4 कंप्लीट। मैडम हमने तो H2SO4 बनाना था, आपने तो H2S2O7 बना लिया। तो आप ध्यान से देखिए स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं। हम स्टेप नंबर 5 में जो ये H2S2O7 है, ठीक है, इस H2O7 को क्या करते हैं, इसके अंदर से इसको बोलते हैं कि चल 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 तेरे को H2SO4 प्रोड्यूस करना है। तो वो बोलता है ठीक है मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट करूँ कैसे? तो आप इसके अंदर बहुत सारा पानी डालते हो जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिसिस। जब आप इसके अंदर बहुत सारा पानी डालते हो, ठीक है, तो ये बेचारा बोलता है कि चलो ठीक है मैं अपनी हाइड्रोलिसिस करवा लेता हूँ और मैं हाइड्रोलिसिस करवा के क्या बना लूँगा? H2SO4 बना लूँगा। इस तरीके से देखो, ये H2 ये H2, यानी कि टोटल कितने H हो गए? 4। सल्फर 2 और ऑक्सीजन कितने? 8। और इसी चीज़ को मैं 2 टाइम्स ऑफ H2SO4 भी तो लिख सकती हूँ ना? बिल्कुल लिख सकते हो फिर, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? हाइड्रोलिसिस कर लेते हो। आप क्या कर लेते हो? इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हो और फाइनली आपको आपका H2SO4 मिलकर आ जाता है। आप इस H2SO4 को यूज़ कर लीजिए। बोर्ड्स के पेपर अगर आप दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 या फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस नाम से बहुत बार ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाता है। बोर्ड्स वालों का ये फेवरेट होता है H2SO4 और एक हेबर्स प्रोसेस। खैर महाराष्ट्र बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो हेबर्स प्रोसेस उनके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उनके सिलेबस में सिर्फ ग्रुप नंबर 16, 17, 18 है और हेबर्स प्रोसेस ग्रुप नंबर 15 की है। सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करूँ तो उनके लिए हेबर्स प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, एकदम नेक टू नेक कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के। लेकिन अगर 4 मार्क का क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड में किसी को पूछना है डिटेल में तो यही पूछेगा H2SO4 का प्रिपरेशन। और तुम ये देखो क्या कोई ज़्यादा हार्ड है? बिल्कुल हार्ड नहीं है। क्या है बताओ? पहली स्टेप कि मैडम आप एक ओर लेकर आ जाइए, सल्फाइड ओर, उसकी आप रोस्टिंग कराइए, वहाँ से जो SO2 गैस बनेगी उसको हम यूज़ करेंगे। स्टेप नंबर 2, SO2 गैस इम्प्योर है उसको प्योर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप उसमें वाटर को स्प्रिंकल करिए, इम्प्योरिटीज़ हट जाएंगी, आप वहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 डालिए, वहाँ से आपकी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हट जाएंगी, है ना। और भी बहुत सारे तरीके होंगे अलग अलग इम्प्योरिटीज़ को हटाने के, बट मैंने इन जनरल जो टेक्स्ट बुक में है वो बताया है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, SO3 गैस बनेगी। फिर उस SO3 गैस में आप क्या डालिए? H2SO4 डालिए तो ओलियम बनेगा। फिर आप उस ओलियम को हाइड्रोलिसिस करिए, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। दैट्स ऑल। स्टेप 5 काम खत्म। अब बोर्ड्स के पेपर में एक्चुअली आपको क्या करना पड़ता है? इन स्टेप्स की डायरेक्ट रिएक्शन नहीं लिख सकते, वहाँ पे थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। मतलब हर स्टेप को रिएक्शन के फॉर्म में लिखा तो लिखा, उसको वर्ड्स के फॉर्म में भी लिखना पड़ता है। यानी कि देखो अभी जो स्टेप नंबर 5 है, उस स्टेप नंबर 5 को पहले मैं वर्ड्स में लिखती कि द ओलियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम अबोव स्टेप, ठीक है, इस अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एंड प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड, और नीचे ये रिएक्शन लिख देती। तो जो बोर्ड एग्जामिनर है उसको बड़ी खुशी होती है, आहा लड़के ने रिएक्शन भी लिखी, आहा लड़की ने स्टेटमेंट भी लिखी, दे दो पूरा नंबर। अगर आप ऐसे करोगे कि पूरा स्टेटमेंट मार्क्स कट जाएंगे, रिएक्शंस नहीं है। आप ऐसा करोगे रिएक्शन मार्क्स कट जाएंगे, स्टेटमेंट नहीं है। आपको दोनों लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारे सल्फ्यूरिक एसिड की कहानी। अच्छा, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, उन पॉइंट्स पर भी हम आते हैं, बट उन पॉइंट्स में आने से पहले इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट प्रोसेस का अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में पेपर दे रहे होते तो आपको एक फ्लो डायग्राम बनाना होता।
कोई भी प्रोसेस अगर होती है उसका फ्लो डायग्राम बनाने से इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पर। तो जैसे उसका फ्लो डायग्राम देखो कुछ ऐसा है, बताओ कैसा है ये, कि हम लोगों ने पहले उसको कंबशन किया, SO2 मिली, गैस को कूल किया वगैरह वगैरह ये सब। अब लेकिन अगर आप अपनी अपने बोर्ड्स की किताब देखेंगे तो आपको डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये डायग्राम बोर्ड्स वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है, टेक्स्ट बुक से ही लिया है मैंने डायग्राम, कि देखो पहला चैम्बर था इस चैम्बर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, सल्फर को बर्न किया और यहाँ ऊपर से SO2 गैस यहाँ पे क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। ठीक है, इस SO2 गैस को इस पाइप से यहाँ नीचे लेकर आए। इस नीचे में क्या है, ये डस्ट प्रेसिपिटेटर है, मतलब जो भी डस्ट होगा वो वहाँ रह जाएगा और नीचे सिर्फ क्या जाएगी, बिना डस्ट वाली SO2 गैस। मैंने वर्ड्स क्या रखे, बिना डस्ट वाली SO2 गैस, बिना डस्ट वाली SO2 गैस। मैंने ये नहीं कहा कि बिना इम्प्यूरिटीज़ वाली SO2 गैस, इम्प्यूरिटीज़ होंगी बट डस्ट नहीं होगा। जैसे आपकी नाक होती है, हमारे नाक के गड्ढों में बाल होते हैं जिन्हें नॉस्ट्रल्स, नोस एयर्स, वो नोस एयर्स क्या करते हैं, जब भी आप एयर इनहेल करें तो डस्ट पार्टिकल्स आपकी नाक में रह जाए, वो ये काम करते हैं। तो डस्ट प्रेसिपिटेटर भी वही काम करता है, राइट। उसके बाद उस SO2 गैस को एक दूसरे चैम्बर में लेकर जाया गया। जैसा कि मैंने बताया उस पर वाटर को स्प्रे किया जाता है ताकि जो हैवी इम्प्यूरिटीज़ है वो नीचे जमा हो जाए। ये देखो वो ऐसे नीचे जमा हो जाए पानी, और वेस्ट वाटर को निकाल दिया जाता है। और जो SO2 गैस है, क्योंकि गैस तो हल्की होती है ना, तो इसीलिए देखो वो ऊपर जाएगी। अब देखो कॉमन सेंस, थोड़े कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। अगर आपको ये बात पता है कि गैस ऊपर जाती है तो इसीलिए गैस को नीचे से भेजा जा रहा है ना, इसीलिए गैस को कहाँ भेजा जा रहा है, नीचे से, ताकि नीचे में हैवी चीज़ ग्रेविटी की वजह से निकल जाए और गैस हल्की होने के बाद और ऊपर चली जाए। फिर उसको कलेक्ट करके देखो कहाँ भेजा जाता है, वापस से एक और चैम्बर में भेजा जाता है। जिस पर्टिकुलर चैम्बर में हम लोग क्या डालते हैं, महंगा वाला कंसनट्रेटेड H2SO4, उस महंगे वाले कंसनट्रेटेड H2SO4 से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, वेस्ट आर्सेनिक का और आयरन का। फिर जो हमारे पास SO2 गैस निकलती है, उस SO2 गैस को हम लोग क्या करते हैं बताओ, एक बार ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं ताकि आर्सेनिक आपका क्या हो जाए, प्यूरीफाई हो जाए। ऐसी और भी बहुत सारी स्टेप्स होंगी। उसको फिर गैस को प्रीहीट करते हैं, जैसे कई बार हम लोग माइक्रोवेव अगर यूज़ करते हैं, कई चीज़ों को बनाने के लिए कई बार हमको माइक्रोवेव या ओवन को प्रीहीट करना पड़ता है। जैसे अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हो तो उसमें आपको ना माइक्रोवेव प्रीहीट करना पड़ता है इतने डिग्री सेल्सियस तक। अगर आप मान लेते हैं बिरयानी बना रहे हो तो आपको उस बाउल को रखने से पहले आपको माइक्रोवेव को प्रीहीट करना पड़ता है ताकि वो बिरयानी हमारी जो है वो प्रीहीटेड माहौल में रहे, ठंडे से बनना ना शुरू हो। आप प्रीहीट करते हो, आप उसको कैटालिटिक चैम्बर में लेकर जाते हो जहाँ पे V2O5 प्रेजेंट होता है। V2O5 उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है SO3 में। यहाँ बुक में करेक्शन चाहिए। उसके बाद SO3 गैस को नेक्स्ट चैम्बर में लेकर जाते हो जहाँ पे आप क्या देते हो, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हो ताकि वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओलियम में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, कई लोगों का डाउट आएगा मैडम क्वार्ट्स क्या होते हैं, तो मैं काइंडली सजेस्ट करूँगी क्वार्ट्स को आप गूगल कर लीजिए। जब आप उसकी इमेज देखेंगे क्वार्ट्स की तब आपको लगेगा ओ इसे क्वार्ट्स कहते हैं। पता भी होना चाहिए यार कि क्वार्ट्स हम लोग बेसिकली किसे कहते हैं। मैडम यहाँ पे क्वार्ट्स का लेकिन रोल क्या है, क्योंकि आपने तो क्वार्ट्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं ऊपर की स्टेप्स में। तो देखो हम लोग बेसिकली उस गैस को कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाना चाहते हैं। तो रिएक्ट करवाने के लिए हम लोग वहाँ पे क्वार्ट्स यूज़ करते हैं। क्वार्ट्स आर बेसिकली कांच के टुकड़े, नॉट एग्जैक्टली कांच, उसे कांच बोलना गलत होगा, बट कांच के टुकड़े, पेबल्स है ना, उसको हम लोग क्वार्ट्स कहते हैं। तो वो क्वार्ट्स इज़ यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन पर्पस, यानी कि वो गैस आए, ठीक है, उस क्वार्ट्स पे एब्जॉर्ब हो और उस क्वार्ट्स पे एब्जॉर्ब होने के बाद हम लोग उस पर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालें, उन दोनों के बीच में रिएक्शन हो और ओलियम बन जाए, ठीक है। नहीं तो तुम खुद सोचो, अभी मान के चलते हैं आप लोगों के पास कंसनट्रेटेड H2SO4 है, आपकी एटमॉस्फेयर में हवा है बराबर। हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था
कि SO2 गैस जो होती है, SO2 गैस वो हवा के साथ रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, या किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट कर जाती है। तो मान के चलो कि अभी ये तुम्हारे एटमॉस्फेयर की हवा में SO2 गैस है, क्या वो SO2 गैस तुम्हारे केमिकल की बोतल को, अगर मैं थोड़ा सा केमिकल कटोरी में निकाल के रख दूं, क्या वो अपने आप गैस उस केमिकल की कटोरी में आकर उससे रिएक्ट कर जाएगी क्या? हवा मतलब तुम हवा खुद आएगी उस कटोरी के पास कि चलो चलो कटोरी अपन दोनों रिएक्शन कर लेते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो गैस है, उसका नेचर कैसा है? रैंडम। आप उसको अगर डायरेक्ट करोगे किसी जगह पर कि जा भाई वहाँ जाके रिएक्ट कर, तो वो नहीं करेगी। आपको उसको बैठाना पड़ेगा, तू बैठ, अभी देखो रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं, तो उसको बैठाने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए, अच्छा एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा मैंने एब्जॉर्ब लिख दिया क्या, सॉरी प्लीज़ करेक्ट माय वर्ड, एब्जॉर्प्शन पर्पज़ के लिए हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ताकि उसके सरफेस पे वो एब्जॉर्ब हो सके, हम लोग वहाँ पे कॉर्स यूज़ करते हैं। फिर जैसे ही आपको ओलियम मिल जाता है, आप उसे एक अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लीजिए, आप उसका वहाँ पे जाकर क्या कहते हैं उसको हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, आपको आपका H2SO4 बन के मिल जाएगा, जो कि रेडी है अलग अलग प्रकार के यूजेस के लिए, ठीक है, अलग अलग प्रकार के यूजेस के लिए वो रेडी है, ठीक है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इस टॉपिक से देखो क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको ओलियम के ऊपर पूछा जा सकता है ना, आपको क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा जा सकता है, ओलियम के ऊपर पूछा जा सकता है। जैसे ओलियम के ऊपर क्या पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो ओलियम के ऊपर क्रिएट किया जा सकता है, ओलियम का फॉर्मूला जो कि हम अभी अभी सीखे हैं, H2S2 क्या होता है, O7 होता है। अच्छा, ओलियम का एक दूसरा नाम, अगर मैंने 2-3 दिन पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर की थी ऑक्सी एसिड्स की, अगर तुमने वो लिंक दी है, देखी है, तो तुम्हें पता होगा कि ओलियम को बेसिकली हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। कल को तुमको पूछ लेगा ऑप्शंस में, आजकल मेंस में इसी तरीके के सवाल आने लगे, सीधा सीधा ओलियम इज नोन एज डैश, 4 ऑप्शन। एक स्टूडेंट हो गया कंफ्यूज, हे भगवान, क्योंकि मैंने तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ते वक्त ओलियम पढ़ा था, अब ये कहाँ से टपक गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या फिर इसको एक और चीज़ कही जाती है, इसे कहा जाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वर्ड आप कई जगह पढ़ेंगे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है ओलियम, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ओलियम। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ से एक और पूछी जा सकती है, ओलियम का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि मैंने उस ऑक्सी एसिड वाले वीडियो में बताया है, मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक है। ओलियम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि 2 सल्फर हैं, तो देखो यहाँ 2 सल्फर। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो दोनों हाइड्रोजन का इक्वल बंटवारा होगा, एक हाइड्रोजन एक सल्फर को, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे सल्फर को। कभी भी हाइड्रोजन इस तरीके से सल्फर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है, ध्यान रखना, हमेशा उसकी कनेक्शन कैसी होती है, ऑक्सीजन के वाया। वो कैसे कनेक्ट होगा, ऑक्सीजन के वाया, यानी कि OH के फॉर्म में, ऐसे, ठीक है। तो हमने सल्फर ड्रॉ कर लिए, हमने हाइड्रोजन ड्रॉ कर लिए, टोटल कितने ऑक्सीजन थे, टोटल 7 ऑक्सीजन थे। क्या आप 7 ऑक्सीजन का इक्वल बंटवारा कर सकते हो? कई लोगों का क्वेश्चन आएगा, हाँ कर सकते हैं, 3.5 इसको 3.5 उसको। भाई मॉलिक्यूल्स इस तरीके से मतलब फ्रैक्शंस में नहीं होते, ठीक है, दे आर ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो अब क्या करें, तो उस 7 में से जो एक ऑक्सीजन है उसको यहाँ बीच में लगा देते हैं, बचे कितने, 3 ऑक्सीजन, 6, मतलब बचे कितने, 6 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन इस सल्फर को, 3 ऑक्सीजन इस सल्फर को। अब 3 में से OH आप ऑलरेडी एक ड्रॉ कर चुके हो, तो बचे हुए 2 ऑक्सीजन आपके कुछ इस तरीके से बनेंगे, डबल बॉन्ड के फॉर्म में। मैंने पहले भी बताया है, ऑक्सीजन या तो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, या फिर अगर वो क्या कर रहा है, आप लोगों का सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ पर OH के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, बराबर। अच्छा, अब ऐसे केस में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जो कि बहुत ही फेमस है, वो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है
कि ऊपर में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करके दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके दीजिए। तो मैं बता दूं, दो तरीके होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के। एक होता है फॉर्मूला कि एक को एक्स मान लो, जो कि एक 95% एक्यूरेट तरीका है, लेकिन जो 100% एक्यूरेट तरीका होता है वो होता है स्ट्रक्चर वाला। मैं आपको दोनों तरीकों से करके बताती हूँ। अगर मैं फॉर्मूले वाले तरीके से सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि दो सल्फर है तो 2x लिखेंगे। जो एक ऑक्सीजन होता है उस एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। एक ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो जो 7 ऑक्सीजन है उनकी कितनी होगी -14, और जो हाइड्रोजन है उनकी कितनी होगी आप लोगों की, एक हाइड्रोजन की होती है +1 तो 2 हाइड्रोजन की हो जाएगी 2 और इक्वल टू बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी 6, यानी कि एक सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ओलियम के अंदर, ठीक है, वो आपकी बेसिकली कितनी है 6। जो कि मैंने पहले ही बताया कि जो फॉर्मूले वाला जो टॉपिक होता है ये कैसा होता है, 95% इसकी एक्यूरेसी होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर पता है तो आपको हमेशा एक बार स्ट्रक्चर से भी क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए। तो अगर मैं अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर क्रॉस वेरीफाई करती हूँ तो आप ये देखो, ये एक सल्फ़र, इस सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र की कम होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा, सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स बने? अगर मैडम आप इस पर्टिकुलर बॉन्ड के बारे में बात कर रही हैं तो सिंगल बॉन्ड बना है, तो सिंगल बॉन्ड बना है और सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो सिंगल बॉन्ड बना है इसीलिए 1 लिखेंगे, और क्योंकि सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए +1 लिखेंगे। उसकी ज़्यादा होती तो -1 लिखते, कम है तो इसलिए +1 लिखेंगे। ऊपर वाले अगर आप इसकी बात करेंगे, अगर आप इस वालों की बात कर रही हो, अगर आप इसकी बात कर रहे हो, तो ऊपर वाले ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो मैडम 2 लिखेंगे, और क्योंकि सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो +2 लिखेंगे। सेम इस वाले बॉन्ड के साथ भी यही सेम चीज़ करनी है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे। अब आप बाजू वाले के साथ देख लीजिए, इस बाजू वाले के साथ, इस बाजू वाले के साथ आप देख लीजिए, तो यहाँ पे सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में अगेन आपको कैसा दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो +1 लिखें, मतलब 1 लिखेंगे, और क्योंकि सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए +1 लिखेंगे। मतलब इनडायरेक्टली सल्फ़र कितने बॉन्ड्स बना रहा है वो लिखना होता है, और अगर कंपैरेटिवली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो प्लस लगा दो, ज़्यादा है तो माइनस लगा दो, टोटल कर दो। तो टोटल करने पे बोलो कितना आया, टोटल करने पे 6 आया। क्या एक सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 थी? यस मैडम, एक सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 थी। सिमिलरली आप इसकी भी कैलकुलेट करो, अब दोनों क्योंकि सेम टू सेम है तो इसकी भी 6 आएगी। फिर आप दोनों का एवरेज निकालो, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कि पहले वाले की कितनी आई 6, दूसरे वाले की कितनी आई 6, टोटल कितने सल्फ़र, 2 सल्फ़र, 12/2, बोलो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे तो ये एक वो टॉपिक था जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप फॉर्मूले से निकालिए या जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप स्ट्रक्चर से निकालिए, सेम ही आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मुझको सवाल फ्रेम करना हो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से तो मैं सवाल कैसे फ्रेम करूँगी, मैं सवाल एक्चुअली फ्रेम करूँगी ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है, या फिर मैं सवाल फ्रेम करूँगी कि ओलियम का आप उसका करेक्ट नाम बताइए, मतलब आप उसका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ये वाला नाम बताइए, या आप स्ट्रक्चर बताइए ओलियम का। मैं इस तरीके से अगर मेंस के पेपर में मुझको ये टॉपिक क्रिएट करना होता तो, ठीक है। सो वी आर डन, हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस सीख ली। अब जब भी अपना तुम्हारा बोर्ड्स का एग्जामिनेशन होगा आपको थियरी के साथ तो लिखना ही होगा, और डायग्राम ये बनाना पड़ता है, ये वाला डायग्राम। तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं मैडम ये तो कितना कठिन है, हम नहीं बना पाएंगे, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। देखो क्या कठिन है बताओ मुझको,
कई स्टूडेंट्स को लगता है कठिन है। इवन जब मैं खुद 10th बोर्ड्स में थी मैंने ये डायग्राम छोड़ दिया था, बाद में मुझे 12th बोर्ड्स में छोड़ दिया था, बाद में मुझे एहसास हुआ यार क्यों छोड़ दिया गधे जैसे। आपको 3 चैम्बर्स बनाने हैं, बीच में आपको 2 चैम्बर्स बनाने हैं और इधर आपको अगेन 2 डंडे बनाने हैं। इसके ऊपर को इसके नीचे से कनेक्ट करो, इसके ऊपर को इसके नीचे से कनेक्ट करो, इसके ऊपर को इसके नीचे से कनेक्ट करो और इसको भी ऐसे कनेक्ट कर दो, ख़त्म। और फिर आपने जो स्टेप्स याद किए हैं उन स्टेप्स को आपको बस यहाँ लिख देना है। और क्या करना है आपको कोई सर रेड 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 थोड़ी ना करना है फिर। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज कॉन्टैक्ट प्रोसेस कंप्लीट कर ली। कल हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस, प्रिपरेशन और साथ ही साथ प्रिपरेशन तो खैर हो गई है, रिएक्टिविटी और उसके अलावा आपका अदर जो पार्ट्स है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके। तो फ़िलहाल अभी इस चीज़ को हम यहाँ रोकते हैं, कल की क्लास में